नहीं, एवरेज लाइफ नहीं, वही मीन लाइफ होती है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर, दिख रहा है इधर, ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, और टी हाफ इक्वल टू एल एन टू लैम्डा इक्वल टू, ये दो फार्मूला डराइव किए थे। एक इसी में से देखो एक मतलब मैं बोलूँगा यूजफुल फार्मूला है जो बेसिकली न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। तो n इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, इसको ऐसे लिखते हैं n बाई एन नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी, नहीं लॉग नहीं बता रहे हैं, देखो बेसिकली जो फॉर्मूला आता है मैं लिख दे रहा हूँ, n इक्वल टू एन नॉट, डराइव क्या करने वाला हूँ 1/2 की पावर n, और n क्या होता है t अपॉन टी हाफ होता है। ठीक है, तो ये कैसे होगा, डराइव कैसे होगा ये फार्मूला, तो e टू द पावर माइनस लैम्डा की वैल्यू जरा बताओ, यहाँ से अगर रखा जाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा ln 2 अपॉन टी हाफ इंटू टी। समझ में, ये t बाई टी हाफ को अगर हम लिख देते हैं n, क्या मतलब हुआ, जैसे कई बार क्वेश्चन पूछता ना कितने समय के बाद, हाउ मेनी ईयर्स या हाउ मेनी टाइम, कितने आफ्टर सम टाइम की वो तुम्हारा इनिशियल मान लो जो भी वैल्यू थी उसका 1/8 हो जाए, 1/16 हो जाए, तो ये t बेसिकली तुम्हारा ये t हाफ के मल्टीपल में जा रहा है, यही मतलब हुआ ना इसका। तो ये आपका हो जाएगा e इज इक्वल टू माइनस ln 2, ये इनटू में है, मतलब ये इनटू में है, क्या हो गया ये स्मॉल n, तो इसको तुम ऐसे समझ सकते हो e की पावर माइनस n ln 2, अगर लॉग की प्रॉपर्टी लगाई जाए तो e टू द पावर ln 2 टू दी पावर माइनस n, ये हो गया ना। और एक प्रॉपर्टी होती है, जानते हो कि e की पावर log x जो होता है ये तुम्हारा स्वैप कर सकते हो, तो उससे अगर स्वैपिंग करोगे ये, तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर माइनस n e टू द पावर ln, नहीं 2 टू द पावर ln e, ये, और ln e की वैल्यू 1 हो गई, तो ये क्या आ गया n अपॉन एन नॉट 2 टू द पावर n, तो यही तुम्हारा हो गया 1/2 की पावर n। समझ में? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सीधे आपको बता देता है ना कि कितनी हाफ, जैसे बोला कल को कि 1/16 कितनी हाफ लाइफ पे होगा, तो 1/16 कब होगा तुम्हारा, किस टी पे, तो n की वैल्यू क्या रख दोगे, n नॉट बाई 16, तो सीधे हो जाएगा n नॉट बाई 16 डिवाइड बाई n नॉट 1/2 टू द पावर n, तो 1/16 क्या होगा 1/2 की पावर 4, मतलब स्मॉल n की वैल्यू 4 आ गई, मतलब n क्या है तुम्हारा t अपॉन हाफ लाइफ, t अपॉन टी हाफ, यानी कि जो t की वैल्यू हो गई 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ठीक है, समझ में आया चीज सबको? यस सर। ठीक है, मीन लाइफ, मीन और एवरेज लाइफ, इसको टाउ से बताते हैं। मतलब जैसे मान लो, जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं कि जैसे ह्यूमन के केस में ही मान लो कुछ लोग हैं, एक 50 इयर्स एक की लाइफ मान लो जिंदा रहता है, एक 55 हुआ, एक 60 हुआ, एक 70 हुआ, एक 80 हुआ। ठीक है, मान लो इंडिया में ऐसे 5 लोगों के 5 कैटेगरी के आदमी, जैसे निकाला जाता है डेटा कि हर कंट्री का मीन लाइफ कितना है, इंडिया का कितना है, जापान का भी इस समय बहुत ज़्यादा है, लगभग 60+ है। तो जैसे मान लो 5 आदमी का तुम्हें मीन लाइफ निकालना है, तो कैसे निकालोगे इसको, बताओ ज़रा सोच के। हाँ, इसमें सम अपॉन कर दोगे। ठीक है, मान लो अगर ये नंबर है तुम्हारा, तो जैसे तुम्हारे स्टैटिस्टिक्स में करते थे हम लोग, है, जैसे मान लो अगर 3 हो गया, ये 2 हो गया तुम्हारा, ये 5 हो गया, तो जो मल्टीप्लाई करके। अब अपने केस में क्या हो रहा है कि इनिशियली आपका देखो, इनिशियली आपका पार्टिकल क्या है, n नॉट पे है। मीन लाइफ का मतलब क्या हुआ, हाँ, तो ये जो तुम्हारा एटम है जो n नॉट शुरू में इस इनिशियली है, ये t टाइम के बाद n हो जाता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, बाकी कहाँ गए, बाकी कन्वर्ट हो गए, रेडियो एक्टिवली डिके हो गए। तो यानी कि इसकी लाइफ, जैसे कोई अगर इस देखो, कोई इसमें देखो जो डिके होता है,
डीके एक स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी है और ये तुम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो कि कब कौन सा होता है। जैसे मान लो इनिशियली जैसे मैंने बोला कि चलो इसमें 100 है टोटल, तो मीन लाइफ ये बोलता है कि अगर मीन लाइफ मैंने बोला कि 1 ईयर, इसका क्या मतलब हुआ कि 1 ईयर के बाद इसमें 50 केवल वो एटम बचेंगे, बाकी 50 एटम तुम्हारे कन्वर्ट हो गए। फिर उसके नेक्स्ट में फिर तुम्हारे 25 कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये तो चलो हाफ लाइफ तुम्हारा देता है इस तरह, लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि ये वाला कब डिके होगा, ये कोई नहीं बता सकता है। अब नेचर ने इसको कितना ब्यूटीफुली इसको अरेंज किया है कि हाफ लाइफ फिक्स कर दिया है। 100 में से 50 एक साल में डिके हो जाएंगे, लेकिन कौन सा 50 होगा वो नहीं पता है हमको, है। सब लोग काला पत्थर जाएंगे, सभी लोग जाते हैं काला पत्थर, लेकिन किस दिन कौन जाएगा ये नहीं प्लान कर सकते हो, ये नेचर प्लान करती है इस चीज़ को, स्टैटिस्टिकल मॉडल बोलते हैं इसको। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि इनकी एवरेज लाइफ क्या, भाई चलो कोई पहले हाफ लाइफ में डिके हो जाएगा, कोई दूसरे हाफ लाइफ में डिके हो जाएगा, तो तुमसे पूछा कि एवरेज मीन लाइफ कितनी है इनकी, समझ में आया? अब बताओ कैसे करोगे, जरा सोचो जरा 2 मिनट। तो चैलेंज इसमें यह है कि कैसे तुम निकालोगे। तो इसमें मान के चलते हैं कि देखो n0 से तुम n तक पहुंच गए हो, कितने टाइम तक, मान लो t टाइम तक। सर इससे तो हर एक एटम की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। प्रोबेबिलिटी, हाँ, तो देखो अब कैसे निकाला जाएगा ये। n0 से तुमने स्टार्ट किया, n एटम बचे हुए हैं, अगले मोमेंट में डेल्टा t टाइम में, कैलकुलेशन सही लगती है ना, डेल्टा t टाइम में अगर मान लेते हैं dn एटम डिके होते हैं, तो ये जो dn एटम डेल्टा t टाइम में डिके हुए हैं, ये कितनी लाइफ जी चुके हैं? ये डेल्टा t टाइम, डेल्टा t नहीं, t प्लस डेल्टा t। ये जो ये इसकी लाइफ कब से 0 से मानते हो कि जस्ट वो कब से मानते हो? 0 से। तो ये जो n एटम अभी जस्ट डिके हुए हैं, कब से तुम मान रहे हो इसको? हाँ, यानी कि इनकी लाइफ कितनी हो चुकी है? t। तो अगर एक एटम होता तो कितना जी चुका है? t। तो dn हो गया तो dn इंटू, सही है ये, dn इंटू t। अच्छा dn कितना होगा? n तुम्हें पता है, तो dn कितना होगा? डिफ्रेंशिएट कर दो, n0 माइनस लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा t, सही है। तो वो एटम जो डिके हुए हैं इस डेल्टा t टाइम में, वो टोटल लाइफ हो गई उनकी t इंटू n0 लैम्डा e टू द पावर माइनस लैम्डा t। लेकिन ये dn टाइम में हुआ है, तुम्हें कहाँ से कहाँ निकालना है? 0 से लेके t टाइम तक नहीं निकालना है। ये प्रोसेस तुम्हारी चलती रहेगी कब तक? इनफाइनाइट। भाई 100 का हाफ 50 हुआ, 50 का हाफ 25 हुआ, 25 का हाफ 12.5, चलता जाएगा। ये जीपी की तरह चल रहा है ना, ये इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी डिवाइड बाई n0। अब इसका इंटीग्रल आप लोग कर सकते हो, लेकिन उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। ये वैल्यू जो आती है सॉल्व कर, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टाउ। तो जब सॉल्व करोगे ना, तो टाउ की वैल्यू क्या आती है? 1/λ। ठीक है, मतलब सब कट पिट के सब सॉल्व होके लास्ट में तुम्हारा टाउ की वैल्यू क्या आती है? 1/λ। लिख लो इसे, ठीक है। अच्छा, एक फॉर्मूला और हमने देखा था कि जो t हाफ की वैल्यू है क्या थी? वो ln 2/λ। तो जरा बताओ 1/λ यहाँ से क्या हो जाएगा? t हाफ बाई ln 2। तो अगर ये रख दिया जाए तो t हाफ बाई ln 2, यानी कि जो t हाफ होता है, या हाँ t हाफ जो होता है वो टाउ का क्या होता है? ln 2 टाइम्स होता है। हाँ, यानी कि जो t हाफ होता है वो 0.693 ऑफ टाउ। ठीक है, समझ में आ गया? ये dt था यहाँ पे, ध्यान देना, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे ना तो dt आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ माइनस तो ठीक है, माइनस का टेंशन मत लो, माइनस उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा।
ठीक है, अब डीके देख लो, डीके, रेडियो एक्टिव डीके। तो डीके जब होता है तो कोई मटेरियल से, अभी जैसे मान लो कोई एक रेडियो एक्टिव मटेरियल तुमने इस बॉक्स में बंद करके रख दिया, ठीक है, मान लो ये बॉक्स में एकदम टाइटली बंद है, और ठीक है, यहाँ तुमने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया, ठीक। अब ये मटेरियल अगर डीके कर रहा है, मान लेते हैं कि मटेरियल तीनों तरह का डीके कर रहा है, तो ये इसमें से क्या एक बीम निकलती है, रे निकल रही है समझो, ठीक है। ये रे बहुत डेंजरस होती है, बता दिए थे लास्ट टाइम ही। अब इसमें अल्फ़ा भी है, इसमें बीटा भी है, इसमें गामा भी, अब डिटेल में जाएंगे। तो कैसे पता चलता है कि कैसे, मतलब साइंटिस्ट लोग इसको मतलब 3 रे कैसे बता सकते हो? बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट कोई बता सकते हो? सर उससे अरे फॉइल से पास करवाएंगे कि मतलब जो गामा रे है वो सबसे पेनिट्रेट कर जाएगी, लेकिन आई थिंक तो कैसे करोगे? हाँ वो होता है, उसका पेनिट्रेशन बहुत हाई होता है। सबसे सिंपल, अभी तुमने बोला कि अल्फ़ा क्या होता है सर? अल्फ़ा हमारा होता है हीलियम। हीलियम मतलब 2 × 4, ये बस न्यूक्लियस होता है, ठीक है। बीटा हमारा क्या होता है? सर वो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का एमिशन। हाँ, बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब पॉजिट्रॉन भी होता है, तो इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अभी मान के चलते हैं इलेक्ट्रॉन। और तीसरा क्या था? गामा क्या था? हाई एनर्जी, हाँ, एनर्जी फोटॉन्स। तो इसको बड़ा सिंपल तरीका है, देखो, अगर तुम यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड करने मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, या इधर प्लस प्लेट लगा दो, ऐसे समझो, इधर प्लस लगा दो, इधर माइनस लगा दो, ये पूरी प्लेट इधर माइनस कर दो, इधर पूरी प्लेट प्लस कर दो, तो क्या होगा? फोर्स लगेगी, फोर्स लगेगी, तो क्या होगा? बीटा वाले तो जो न्यूक्लियस होगा उस पे तो कुछ इफेक्ट नहीं होगा। हाँ बताओ जरा। नहीं, क्यों न्यूक्लियस पे तो क्यों? होगा, उसमें पॉजिटिव न्यूट्रॉन पार्टिकल के होगा। न्यूट्रॉन अरे प्रोटॉन के तो है। ये न्यूक्लियस है, मतलब ये ऐसे करके है, मतलब ऐसे, इसमें प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, बस ये हीलियम हो गया। तो ये किधर जाएगा? ये सर नेगेटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये ऐसे बेंड कर जाएगा, समझ में? मतलब अगर तुम फ्लोरोसेंट ट्यूब रखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे चमक दिखेगी आपको। अच्छा, इधर क्या होगा? इधर वो बीटा जाएगा। बीटा जाएगा। कैसे जाएगा? ऐसे? ये सर नहीं सर, बीटा फिर इधर भी तो जा सकती है, क्योंकि नहीं, बीटा बोल रहा हूँ नेगेटिव है, मान लो अभी, ठीक है, मान लो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो क्या ऐसे निकलेगा? ये जानते हो कैसे निकलेगा? ये ऐसे निकलेगा। कोई बताएगा क्यों? दोनों ऐसे, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे क्यों जा रहा है? बेंडिंग इसकी ज़्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि ज़्यादा हैवी नहीं, ज़्यादा लाइट है, उससे तो लाइट है। ये ज़्यादा लाइट है बेसिकली, तो लाइट है तो ये तुम्हारा मतलब इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लग रहा है बेसिकली, तो ये अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहा है तेज़ी से। और जो बाकी जो बचेगा गामा, तो ये तुम्हारा हो गया अल्फ़ा, ये हो गया तुम्हारा बीटा, ये हो गया। तो इसको मतलब लेबोरेटरी में ऐसे ही देखा गया कि क्यों इसमें बेंडिंग ज़्यादा हो रही है, क्योंकि इसका पार्टिकल बहुत ही हल्का है, तो हल्का है तो ये ज़्यादा तुम्हारा फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये जस्ट एक फिगर एक्सप्लेनेशन है कि हमारे 3 पार्टिकल निकल रहे हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। एक तुम्हारा हैवी न्यूक्लियस है जो कि हीलियम का होता है, बीटा आपका लाइट होता है, और गामा आपकी क्या होती है? केवल हाई एनर्जी फोटोन। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो जैसे हमारी लाइट होती है, सीधा एकदम निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया? अब पहला लिख लो अल्फा डीके। हाँ, ये बना लो बस छोटा सा, मान लो कहीं फिगर ऐसे देता है कि कौन सा करेक्ट फिगर है, इसलिए बता दिए इसको अल्फा डीके। ठीक है, तो अल्फा डीके में क्या जैसे हुआ कि इमिशन ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है, ओनली न्यूक्लियस, बार बार बोल रहा हूँ न्यूक्लियस, बस ध्यान देना हमेशा, ठीक है। अगर जैसे मान लो कि कोई भी, अब इसका बड़ा सिंपल तरीका है कि कोई भी पार्टिकल एक्स, मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया, ए और जेड तुम्हारा ये है इसका, तो इसके बाद ये क्या जब ट्रांसफॉर्म होगा, रेडियो एक्टिव डीके होगा, अल्फा डीके, जब अल्फा डीके होगा, ये ऐसे लिखते हो ना केमिस्ट्री में, तो ए, हाँ, ये जो मटेरियल बनेगा, ये नया मटेरियल, इसको वाई बोल दो, ये एक मटेरियल नया वाई बनता है, और ये A-4 Z-2 प्लस हीलियम 2 4,
समझ में आया? जैसे एग्जांपल देख लो, यूरेनियम है 238, देखो यूरेनियम के 2 आइसोटोप पाए जाते हैं, तुम लोगों को बताया था मैंने, 238 और 235। ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी जान लो, और आपके एकेडमिक के लिए भी ये चीज़, ये दोनों आइसोटोप होते हैं, दोनों रेडियो एक्टिव होते हैं, लेकिन ये जो मटेरियल होता है, ये मटेरियल जब जब न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कराते हैं, तो ये जो मटेरियल यूज होता है, यही हमारा जो फिशन प्रोसेस है, जिसमें हम न्यूक्लियर पावर बनाते हैं या जो एटम बम बनाते हैं, उसमें ये यूज होता है। नेचर में ये जो मटेरियल है ना, ये एबंडेंट है, मतलब तुम समझोगे, ये समझो 99% है। इसकी माइन मैं गया हूँ UCIL मतलब यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहाँ पे इसकी माइनिंग होती है, ठीक है। बहुत ही सिक्योर प्लेस होता है, ये सब बहुत ही सेंसिटिव जोन होते हैं, कोई अंदर नहीं जा सकता इस सब, क्योंकि ये सब बहुत ही डेंजरस मटेरियल, खुद के लिए भी डेंजरस है और कंट्री के लिए भी डेंजरस होते हैं, मतलब कहीं बाहर ना चला जाए, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ एबंडेंट है, लेकिन बता रहा हूँ जैसे कि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है, लेकिन ये तुम्हारा न्यूक्लियर पावर इसमें यूज़ नहीं होते, ज़्यादातर ये यूज़ होते हैं। तो इसमें से इसको सेपरेशन कैसे किया जाता है, ये आप लोगों को क्लास 11th में आप लोग को शायद याद ना हो, एक चैप्टर में बताया गया, याद है चैप्टर का नाम? सर मेंशन था उसमें, वो जिसमें कन्वेंशन एनर्जी वो सब बता, हाँ ये जो छोटा सा टॉपिक था ये, छोटा टॉपिक है, हाँ। न्यूक्लियर फ्यूजन वाला, नहीं फ्यूजन कोई वाला चैप्टर नहीं था ऐसा। नहीं वो पहले वाले चैप्टर 10th में नहीं है। एनर्जी वाला भी था। कोई पता नहीं है। तो यूरेन प्रोपोर्शनलिटी दे रखी है। हाँ यूरेनियम 238 92, अब ये तुम्हारा रेडियो एक्टिव मटेरियल है। अब किस मटेरियल में टूटेगा, देखो ये 4- हो जाएगा, 234 हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा। तो ये मटेरियल कौन सा होता है तुम्हारा, ये थोरियम होता है, और He2 हाँ हीलियम होगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान से सुनो, अब फिर उसी पे आ रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पे। इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो भी हो मान लो, और इसका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हो, अगर ये वैल्यू, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब यहाँ पे अगर मास डिफेक्ट होता है, समझो मतलब जो भी इसका मास था पहले, इन दोनों का जो क्यूमुलेटिव मास है, अगर देर इज मास डिफेक्ट, कुछ तुम्हें मास डिफेक्ट दे, इसका मतलब क्या हो रहा है, बाइंडिंग एनर्जी स्ट्रांग हो गई है। हाँ मतलब वो तो हो गया, इसका मतलब कि कुछ मास एक्स्ट्रा लॉस हो रहा है, वो मास क्या होगा, किसी, हाँ वही तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में निकलता है, और एनर्जी के फॉर्म में निकलता है, वही तुम्हारा एनर्जी। और ये जो पार्टिकल वेलोसिटी जो तुमको मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, कोई रॉकेट तो लगा नहीं उसके अंदर है, तो बेसिकली ये मान सकते हो कि इसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में या कुछ एनर्जी के फॉर्म में, हीट एनर्जी के फॉर्म में यहाँ से निकलता है। कई बार क्वेश्चन में ये बोल देता है कि सपोज जो भी मास डिफेक्ट है दैट इज गेटिंग प्योरली कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, तो फाइंड द काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल निकल रहा है, लेकिन उस पार्टिकल में काइनेटिक एनर्जी है, तो सब वैसे भी होगी। हमेशा नहीं होगी ना काइनेटिक। मान लो अगर ये काइनेटिक, भाई जो एनर्जी में डिफरेंस ऑफ एनर्जी गई कहाँ, तो सांस से तो होगी ना, तो वही एनर्जी तुम्हारा, मैं बोल रहा हूँ कि काइनेटिक में पूछ रहा है, कन्वर्ट हो गया है, हो सकता है कुछ हीट में भी तो कन्वर्ट हो सकती है, हैं? तो यानी कि एक फार्मूला यहाँ लिख लो, ये अगर इसका मास mx है, मास इसका my है, और ये मास ऑफ, एक सेकंड, ठीक है, तो यहाँ पे जो ये मास ऑफ x माइनस मास ऑफ y माइनस मास ऑफ हीलियम, ये हो गया मास डिफेक्ट इंटू c², ये हो गया तुम्हारा एनर्जी। इसको हम लोग Q बोलते हैं। Q मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। इसका नाम लिख लो, क्या है, स्पीड ऑफ लाइट होगी। हाँ सी तो वही है, डेल्टा एम इज डेल्टा एम से, एक्स ये मटेरियल है, अच्छा, वाई ये मटेरियल है, हीलियम इधर हो गया, तो इट कैन बी एनीथिंग, यूरेनियम जो भी है, ठीक है। इसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन एनर्जी, इंटीग्रेशन एनर्जी, या इसी को बोलते हैं क्यू वैल्यू, ये बोलते हैं क्यू वैल्यू ही बोलते हैं। इस रिएक्शन का क्यू वैल्यू क्या है, मतलब कितना हीट रिलीज हो रहा है। तो इसका मतलब अगर Q वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्या ये बताता है आपको,
कि ये मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ये केमिस्ट्री में आप लोग जानते होंगे, एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज हो रही है, इट मीन्स एक्सोथर्मिक। अच्छा, एक एग्जांपल आप लोगों को दिया ये समझाने के लिए कि आपको एक रिलेशन ऐसे बना के दे दिया है, ध्यान से सुनना, एक रिलेशन आपको ऐसे बना के दे दिया है और पूछ रहा है कि क्या ये रिलेशन पॉसिबल है। वो रिलेशन में हम मतलब तुम्हें पर्टिकुलर मटेरियल देता है, एटम देता है, तो क्या रिलेशन वो पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, कैसे चेक होता है। ये चेक करने के लिए ध्यान से सुन लो सब लोग, अगर Q की वैल्यू पॉजिटिव है तब तो ये रिलेशन हो सकता है पॉसिबल। अगर Q की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसको मतलब ये नेचर में ऑटोमेटिक ये प्रोसेस नहीं हो सकता है। मतलब तुम्हें स्पेशल कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी या कुछ उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट देनी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस ये पूछा, एक दो क्वेश्चन पूछा गया है कि इज दिस पर्टिकुलर डीके पॉसिबल इन दिस सिनेरियो और नॉट। तो व्हाट विल यू डू कि सिंपली मास डिफेक्ट निकालोगे, बेसिकली क्यू निकालोगे या मास डिफेक्ट निकाल लो। मास डिफेक्ट अगर तुम्हारा तब पॉसिबल है, नहीं तो तुम्हारे समझ में आ गया लॉजिक। ठीक है। बीटा डीके में देखो, बीटा डीके में जैसे बोला गया था कि एक इलेक्ट्रॉन, लिख लो, न्यूक्लियस स्पॉन्टेनियसली एमिट एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में बीटा माइनस डीके, बीटा माइनस डीके और पॉजिट्रॉन बीटा प्लस डीके। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे फास्फोरस का जो एटम 1532, इसमें आपका हो रहा है इलेक्ट्रॉन माइनस, S32 + 16 और प्लस आपका क्या होता है एक इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है। और एक और एग्जांपल लिख लो, सोडियम, सोडियम आपका 1122, ये टूट रहा है तुम्हारा किसमें, नियॉन में है? नहीं 22 आइसोटोप है ये। 1022 जो तुम 23 बोलो ना वो स्टेबल है, वो टूट नहीं सकता है। ये सब क्या है तुम्हारा आइसोटोप्स हैं। ठीक है, ये दोनों रिलेशन लिख लो। इसमें ये चीज़ आपसे पूछना है मुझे कि देखो, ये मैंने बार बार बोला है कि ये जो भी रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस है ये न्यूक्लियर फिनोमेना है। ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकल गया। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से दो, इसका पहला प्रॉपर्टी बीटा डीके की क्या है, 32 32 22 22, क्या मतलब, यानी कि मास नंबर इसमें चेंज नहीं होता। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई, तरह से देखा जाए मास नंबर चेंज नहीं होता, मास नंबर अनचेंज। तो मास नंबर अनचेंज होता है, इसका मतलब क्या है, वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम होता है। यानी कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का सम क्या रह रहा है, हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, ये तो चेंज हो नहीं रहा है। तो यहाँ पे जैसे इस केस को एनालाइज किया जाए, यहाँ पे क्या है आपका 15 प्रोटॉन है, 15 प्रोटॉन है और 17 आपका न्यूट्रॉन इनिशियली हो गया है। बाद में क्या हो रहा है, ये 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन। तो इसको देख के तुम कुछ खुद भी गेस कर सकते हो क्या हो रहा है। इसका मतलब न्यूट्रॉन घट रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा होगा, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन टूट रहा है। अच्छा, एक न्यूट्रॉन, एक पॉजिटिव और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। तो न्यूट्रॉन अगर टूटेगा अच्छा, तो एक प्रोटॉन तो बन गया जो कि प्लस होता है, बट जो इलेक्ट्रॉन है वो एमिट होगा। तो यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होगा वो एमिट हो गया और प्लस क्या हो गया आपका एक एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो एक बोला जाता है कि ये बहुत ही हल्के मास का, ऑलमोस्ट इसको मासलेस पार्टिकल बोलते हैं, मासलेस लगभग बोलते हैं, मासलेस। ठीक है, मासलेस पार्टिकल बोलते हैं, बहुत ही हल्का होता है ये समझ में आ गया नहीं जो मैंने बोला चाहे, मतलब न्यूट्रॉन ही इसमें स्प्लिट हो रहा है। हाँ बोलो तन्मय। ठीक है, ये पॉइंट इसलिए मैं डिस्कस किया, तुमने बोला कि मैं बोला बहुत अच्छा पॉइंट है। क्यों, क्योंकि देखो ये प्रोटॉन का जो मास होता है प्लस इलेक्ट्रॉन का मास है, उससे ज़्यादा न्यूट्रॉन का मास है। इसका मतलब नेचुरली न्यूट्रॉन को अगर तुम फ्री रख दोगे ना तो इट कैन स्प्लिट इनटू प्रोटॉन।
हाँ ये प्रोसेस आपका पॉसिबल है। ये प्रोसेस किस में हो रही है? हमारी पहली कंडीशन में। सर प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन, हाँ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन। बता रहे पहला समझ में आ गया ना? यस सर। पहला क्या समझ में आ गया कि यहाँ पे एक न्यूट्रॉन कम हुआ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। मास थियरी से भी ये बैठ रहा है एकदम, ठीक है। अब जरा सेकंड वाले को ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है। इसमें कहानी थोड़ी चेंज है। सेकंड वाला केस देखो इसमें क्या हो रहा है। पहले इनिशियली तुम्हारा क्या है, देखो इसमें दोनों केस में कितना 22 है। पहले प्रोटॉन कितना है 11, न्यूट्रॉन कितना है 11, बाद में प्रोटॉन कितना है 10, न्यूट्रॉन कितना है 12। अब क्या हो रहा है जरा बताओ। वही सेम। नहीं सही नहीं हो रहा है, सेम नहीं है। यहाँ पे प्रोटॉन कम हो रहा है हाँ और न्यूट्रॉन इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, प्रोटॉन तुम्हारा टूट रहा है, न्यूट्रॉन भाई प्रोटॉन प्लस है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल हो गया। तो इसका मतलब एक पॉजिट्रॉन और एक तुम्हारा न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। अब यहाँ पे बोल सकते हो अब सर गड़बड़ कैसे हो गया ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन का मास कम है और न्यूट्रॉन का मास तुम्हारा ज़्यादा है। तो इसमें आपके बुक में बड़ा ब्यूटीफुली लिखा है कि ये जो प्रोसेस है नेचुरली या हाँ स्टेबल इन्वायरमेंट में नहीं हो सकती। ये प्रोसेस ओनली पॉसिबल इनसाइड न्यूक्लियस। दिस प्रोसेस इज ओनली पॉसिबल इनसाइड न्यूक्लियस, क्योंकि इसमें मास का गेन हो रहा है। स्पॉन्टेनियस नहीं है ये प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस मतलब ये मतलब जैसे हाँ ये प्रोटॉन तुमने ऐसे नेचर में छोड़ दिया है, न्यूट्रॉन को नेचर में छोड़ोगे तो ये स्प्लिट कर सकता है। प्रोटॉन कभी भी न्यूट्रॉन में नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, मास गेन हो रहा है। तो ये फिनोमेना केवल न्यूक्लियस के अंदर होती है। पॉजिट्रॉन का मास माइनस नहीं माइनस मास तो कोई माइनस नहीं सकता। तो यानी कि यहाँ मास थियरी से तो नहीं सही होगा, यानी कि तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज लिख लो कि न्यूक्लियस ऑल्सो हैज़ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। जैसे एटम में होता है ऐसे न्यूक्लियस में भी एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये नई चीज़ है एक तरह समझो तो। न्यूक्लियस ऑल्सो हैज़ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, द ग्राउंड स्टेट एंड द एक्साइटेड स्टेट। द ग्राउंड स्टेट एंड द excited state। in atom लिख लो, in atom the scale of energy, in atoms the scale of energy in order पिछले वाले को बोलिएगा न्यूक्लियस वाला। न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट क्या होता है? हाँ एनर्जी आर इन ऑर्डर ऑफ किस में था वो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट था ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। बट इन न्यूक्लियस इट इज इन ऑर्डर ऑफ MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस। देखो क्या तुम्हें दिखा कि जैसे एटम्स में हमें याद है कि हम लोग बोलते थे कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, फिर ये 2 पे चला जाएगा, 3 पे जाएगा, तो वहाँ से जो फोटोन एमिट हो रहा था वो जो विजिबल रेंज, बामर सीरीज और ये सब निकल रहा था। तो वहाँ पे जो एनर्जी के बीच में जो डिफरेंस आ रहा था याद होगा ना, -13.4 से -3.4 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूक्लियस में ये चीज़ नहीं होती। न्यूक्लियस में भी एनर्जी निकल रही है, लेकिन न्यूक्लियस अब कहाँ से एक्सप्लेन किया गया है, तो जैसे एटम का स्टेट्स होता है ना, ये एनर्जी का स्टेट्स होता है। एनर्जी का स्टेट मतलब ये ना समझो कि यहाँ पे कोई ऑर्बिट है या कोई ऐसा। जैसे स्टेट मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग का स्टेट होता है एंग्री स्टेट, मतलब हम बहुत गुस्सा हैं, हमारे अंदर भी एनर्जी, कोई सामने आ जाए तो कुछ भी कर देंगे। नेक्स्ट स्टेट क्या हो गया, बहुत ही काम स्टेट हो गया। तो ऐसे न्यूक्लियस में भी सेम स्टेट होते हैं तुम्हारे। एक्साइटेड स्टेट मतलब एनर्जी हाई इसकी। अब वो अगर अपने एनर्जी हाई से लो में जा रहा है या ग्राउंड स्टेट में जा रहा है, तो यानी कि उसमें स्टेट में चेंज हो रहा है, एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो वो जो एनर्जी में चेंज हो रहा है वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि अब जो एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि जो फोटोन निकलेगा वो बहुत ही स्ट्रांग फोटोन निकलेगा, बहुत ही हाई एनर्जी। तब तुम्हारा क्या होता है, गामा डीके होता है। ये बात समझ में आ गई। जब एक्साइटेड से जब वो ग्राउंड स्टेट में आता है, कौन, न्यूक्लियस, तब क्या होता है आपका गामा डीके। अब बोलोगे कि सर कि
ये एनर्जी स्टेट मतलब हाई एनर्जी स्टेट में जाता कैसे है? क्या जैसे उसमें क्या था, हम लोगों ने बम्बार्डिंग कर दिया, कुछ करके कर दिया। ये न्यूक्लियस की बात हो रही है, कई बार बोल चुका हूँ कि ये मतलब बहुत ही हाई एनर्जी की चाहिए। तो यहाँ पे नेचर ने क्या दिया है कि जब भी कोई बीटा डीके होता है, मतलब जब भी कोई डीके होता है, बेसिकली बीटा डीके अल्फा डीके, जब भी पार्टिकल एमिट होता है तो ये नेक्स्ट न्यूक्लियस में तो जाता है, लेकिन ये न्यूक्लियस में डायरेक्टली नहीं पहुंचता है। इस न्यूक्लियस के ग्राउंड स्टेट में जाने के पहले ये किस स्टेट में जाता है? ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है, और उस एक्साइटेड स्टेट से जब वो स्टेट चेंज करता है तब तुम्हारा यहाँ पे अब कितने स्टेट होंगे ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है कि किस तरह के फोटोन जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तब निकाला जाता है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर मतलब चैप्टर में बहुत डिटेल में जाओगे तब पता चलेगा कि तुम्हारे इसके न्यूक्लियस के कितने स्टेट्स होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो तरह का स्टेट में चेंज आया है, 1.17, 1.33। अगर मान लो यहाँ से यहाँ डायरेक्टली कोई दिया तो नहीं बुक में, मान लो इनकेस अगर कोई डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आता है तो बहुत ही हाई एनर्जी का निकलता है। समझ में आ गया ये गामा डीके? तो फिशन प्रोसेस क्या होती है? तो फिशन प्रोसेस में जैसे हमने देखा था कि कोई भी फिशन प्रोसेस में क्या होता है कि एक तुम्हारा यूरेनियम का न्यूक्लियस होता है। ठीक है, यूरेनियम का न्यूक्लियस है, ये तुम्हारा 235 है, मतलब यूरेनियम 92 235। इस पे देखो ये न्यूक्लियस तुम्हारा अनस्टेबल तो होता है, लेकिन जो फिशन प्रोसेस होता है ये चेन रिएक्शन प्रोसेस बोलते हैं। चेन रिएक्शन मतलब क्या होता है कि इसमें एक न्यूट्रॉन की हमें बम्बार्डिंग कराई जाती है। देखो न्यूट्रॉन जानते हो ये पार्टिकल बड़ा चैलेंजिंग पार्टिकल है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है ये तुम्हारा न्यूट्रल पार्टिकल है। अगर आपका कोई पार्टिकल पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना तो उसको एक्सेलरेट करना आसान होता है। न्यूट्रॉन को तुम सोचो कुछ न्यूट्रल है। एक आदमी ऐसा है जो न गुस्सा होता है, न कभी दुखी होता है, न सुखी होता है, तो ऐसे आदमी को न तुम कभी भी वो नहीं कर सकते, डिविएट कर सकते अपने पाथ से। तो इसको तुम्हें एक्सेलरेट करना, डी एक्सेलरेट करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो न्यूक्लियर पावर जितने भी लगे हैं उसमें सबसे मेन चीज़ जानते हो क्या होती है? इसी न्यूट्रॉन को कंट्रोल करना है। ठीक है, इसी के लिए तुम्हारे कई सारे वो बनाए, अभी डिटेल में जा रहे हैं थोड़ा सा। तो कहने का मतलब ये न्यूक्लियस जब इसमें, ये न्यूट्रॉन जब इसमें न्यूक्लियस में एंटर करता है तो इसमें अगर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कर दिया तुमने तो जानते हो क्या करेगा? ये इंटर करेगा और निकल जाएगा। फाड़ेगा नहीं, बस ये निकल जाएगा। कहाँ गया? ठीक है, निकल गया। मतलब इस हाँ मतलब इसमें कुछ तुम्हारा ये इसके अंदर कोई मतलब कोई भी रिएक्शन नहीं है। हाँ, तो उसके लिए तुम्हारा अभी बता रहे हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या होता है कि इसको अगर बहुत धीमे डाले, बहुत स्लो है, तो ये गया टकरा के पता लग गिर गया। तो इसकी एक पर्टिकुलर एक एनर्जी होनी चाहिए, उसी एनर्जी में ये तुम्हारा इसको सर वो भी होता है ना, अगर ज़्यादा स्पीड में करें तो एक ही बारी में पूरा रिएक्शन हो सकता है। नहीं, वो बस ये बोलता है ना कि पूरे वॉल को निकल जाएगा, मतलब वो तोड़ के, मतलब उसमें बिना कोई रिएक्शन के। अब इसमें क्या होता है जब ये रिएक्शन होती है, अब ये इतना स्पीड से जाना चाहिए कि जस्ट इसमें जाके एम्बेड होकर रुक जाए एक तरह से। तो इससे जो देखो पहला जो आपका रिएक्शन दिया गया है, क्या क्या बना? बेरियम बना है, क्रिप्टन बना है, ये लिख लेना पूरा। लास्ट में देखो 3 न्यूट्रॉन निकल रहा है। तो ऐसा क्या लगा तुम्हें कि एक से तुम्हारा, जैसे एक तुम्हारा न्यूक्लियस है यूरेनियम का, इसमें एक की बम्बार्डिंग हुई तो आपका क्या हुआ? 3 न्यूट्रॉन निकला। छोटा बना रहे हैं ये 3 न्यूट्रॉन, फिर क्या करेगा? फिर ये 3 तुम्हारे यूरेनियम आइटम को अटैक करेगा। फिर ये सेम प्रोसेस हुआ, फिर क्या हुआ आपका? ये देख रहे हो कितना बढ़िया चल रहा है ये। फिर ये 3 अब समझ रहे हो? अब ये क्या बन गया? अब ये चेन रिएक्शन, इसी को हम लोग बोलते हैं चेन रिएक्शन। हाँ, चेन रिएक्शन। ये प्रोसेस इसीलिए डेंजरस है क्योंकि तुमने एक को अगर स्प्लिट करने की कोशिश किया तो विद इन ए सेकेंड ये पूरा एकदम तोड़ के रख देता है पूरा। ठीक है, प्रोसेस को। तो यहाँ पे तुम्हें क्या लग रहा है कि 1 से 3 निकल रहा है, लेकिन अब आप बुक देखोगे अपने तो उसमें देखो 2-3 रिएक्शन दिए हैं। ये हमेशा 3 नहीं देता है, कुछ केस में 4 भी देता है। 4 किस केस में है? उसमें क्या निकला है मटेरियल? उसमें क्या बना है देखो? SB बना है, कुछ NB बना है, तो इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, SB बना है और NB बना है, उसको बुक में देख लीजिएगा। और तीसरे केस में क्या बन रहा है? 02 भी बन रहा है।
मतलब देखा जाए कि अगर बम्बार्डिंग की गई तो ये गारंटी जियॉन और कुछ और है, ठीक है, जियॉन है और एक पता नहीं क्या सेरेडियम या कुछ होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कुछ केस में 3 निकला, कुछ में 4 निकला, कुछ केस में 2, तो ऑन एन एवरेज की बात की गई है इसमें। एवरेज 3 है। हाँ, एवरेज लगभग ये जो पेनिट्रेशन एनर्जी की बात होती है ना, अगर तुम्हें ह्यूमन लाइफ की बात किया जाए तो ह्यूमन लाइफ में जैसे हमारा क्या होता है, स्किन होता है सबसे पहले, मान लो ये स्किन है आपका है, तो जो अल्फ़ा पार्टिकल होते हैं ये स्किन में जस्ट अंदर जाएगा, थोड़ा सा जाएगा, बस ये ख़त्म हो जाएगा। तो अल्फ़ा पार्टिकल से हम लोग को कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल से एक्सपोजर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो अगर बीटा से एक्सपोजर होता है तो बीटा इसको अंदर करते हुए ये जो तुम्हारा फ्लैश वाला पार्ट होता है, अंदर जो होता है फ्लैश, ये फ्लैश तक पहुंच जाता है, ठीक है। अगर गामा का रेडिएशन हुआ तो जितने फ्लैश को भी निकलते हुए अंदर जो बोन्स है या तुम्हारा हार्ट है, एकदम मेन जो तुम्हारे है ना, ये यहाँ तक पेनिट्रेट कर जाता है। तो सर एक्सरे में क्या सर कैंसर ऐसे ही तो होता है। हाँ? कैंसर हो जाता है। कैंसर इसलिए होता है क्योंकि ये जाके क्योंकि- हाँ ये चेंज करता है ना सेल्स को। चेंज कर देता है उसको। तो ये पेनिट्रेशन रेट देखा जाए तो ये अल्फ़ा कुछ भी नहीं है, बीटा हल्का होता है और गामा तुम्हारा सबसे डेंजर। सर एक्सरे और सीटी स्कैन में कौन से पार्टिकल्स के एक्सरे में तो टर्मिनोलॉजी इसमें लिख लो क्योंकि ये तुम लोग के जेईई मेंस में ऑब्जेक्टिव उस तरह आ जाता है। मॉडरेटर क्या होता है? जिसका फ्लो कंट्रोल करता है। हाँ, इट इज़ यूज टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स। मॉडरेटर इज यूज टू स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स को स्लो करने के लिए होता है। हाँ, लिख लो। मोस्ट कॉमनली इट इज़ D2O, मोस्ट कॉमनली जो यूज होता है D2O या ग्रेफाइट, स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स, ठीक है। न्यूट्रॉन को स्लो करने बता ना, बहुत हाई एनर्जी जो है इसको पेनिट्रेट करके बाहर कर जाएगा, तो उसको स्लो करने के लिए तो आपका क्या हो गया, D2O और ग्रेफाइट, ठीक है। एक ये टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है। जैसे इंडिया में जो यूज होता है, जो अप्सरा हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च बार्क में जो है, वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं हैवी वाटर, इसको हैवी वाटर भी बोलते हैं, D2O, ठीक है। D2O ड्यूटेरियम, ठीक है, पहला चीज़ हो गया। एक होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बोलते हैं, लिख लो K, इसको लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर K। K क्या चीज़ है, इस K को हम लोग मेंटेन करते हैं। ध्यान से देखो, जैसे 1 से 3 हुआ, 3 से 9 हुआ, तो ये चेन रिएक्शन है, मतलब ये विद इन सेकेंड तुम समझोगे ना, 1 से तुम्हारा मिलियंस बन जाते हैं, तो एक्सप्लोड कर जाएगा। तो कितने रेट से तुम्हें इसको चलाना है, जब इसको एक्सेलरेट करना होता है पावर को, तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर तुम्हारा 1 से ज़्यादा कर देते हैं। 1 से ज़्यादा मतलब 1 का जैसे 1.5 कर दिया तुमने, तो यानी कि वो चेन रिएक्शन हो रहा है लेकिन वो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में हो रहा है। 0.5 कर दिए, यानी कि जो चेन रिएक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो इसको ऐसा रखते हैं कि बैलेंस करके रखते हैं। तो K = 1 पे मतलब ये जस्ट एक तरह से तुम्हारा कंटिन्यूसली प्रोसेस चलते जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। समझ में आ गया ना K, इसका टर्मिनोलॉजी लिख लेना। द एक्सप्लोजन ऑफ द चेर्नोबिल रिएक्टर इन यूक्रेन इन 1986 इज सैड रिमाइंडर ऑफ द एक्सीडेंट। न्यूक्लियर रिएक्टर कैन बी कैटास्ट्रोफिक, ठीक है। उसके बाद लिखो, एक होता है, जानते हो क्या इसको बोलते हैं, हाँ, सेफ्टी रॉड्स कुछ यूज करते हैं इसमें, सेफ्टी रॉड्स कुछ यूज करते हैं। सेफ्टी रॉड्स कैडमियम की रॉड होती है वो, सेफ्टी रॉड। सेफ्टी रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स भी बोलते हैं इसको, कंट्रोल रॉड्स। ये क्या करता है, कंट्रोल रॉड्स क्या होता है कि ये न्यूट्रॉन को जानते हो एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब उसको समझो एकदम ख़त्म कर देता है वो, ठीक है। तो न्यूट्रॉन फॉर एब्जॉर्बिंग ऑफ न्यूट्रॉन, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन, हाँ, उसको निकाल दिए थे कुछ उसमें, जानते हो रीडिंग उनको ऐसा दिखाना कि ये चीज़ मतलब इसी चीज़ का कुछ उसमें हुआ था माल फंक्शनिंग, कंट्रोल रॉड का ही। इसी से तुम ये कंट्रोल करते हो ना कि तुम्हारा K कैसे चलने वाला है, मतलब कितनी रॉड तुम इंसर्ट कर रहे हो, उससे तुम K कंट्रोल करते हो।
सही भी तो कुछ लिमिट तक ही कम कर पाते हैं, ये भी तो चाहेंगे। नहीं नहीं, ये अगर पूरा सारे इंसर्ट उसमें ही ना, अगर सारे इंसर्ट के बाद में कर दोगे तो बंद कर देगा रिएक्टर, वो रिएक्टर बंद कर देगा। ये मान लो तुम्हारा कोई जो भी तुम्हारा ये सिस्टम है जो भी है जिसके अंदर हो रहा है, मान लो तुमने चारों तरफ से रॉड डाल दिया सारा absorb तो सारे इलेक्ट्रॉन मतलब सारे न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। बस मेरे ख्याल से अच्छा लास्ट जो पॉइंट आपको बताया गया है ये चीज़ कि स्टार में कैसे होता है। वो तो सर हाँ हाँ उसको फ्यूज़न बोलते हैं, वो भी लिख लो, ख़त्म हो जाए अभी फ्यूज़न। इसको एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा आप लोग पूरा, ठीक है, क्योंकि इतनी कहानी नहीं बता पाएगा। फ्यूज़न, फ्यूज़न में क्या होता है कि टू लाइटर न्यूक्लियाई बेसिकली कंबाइन एंड फॉर्म अ हैवियर न्यूक्लियाई। अब इसमें भी ये नहीं कि केवल सारे केस देखो आपके बुक में लिखे गए हैं कि हीलियम को मतलब हाइड्रोजन को एक रिएक्शन में लिख दे रहा हूँ, जैसे वन ये हाइड्रोजन का दो एटम मिलके क्या बन रहा है आपका, एक हाइड्रोजन का हैवी एटम बन रहा है, ठीक है, और प्लस कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी यहाँ रिलीज हो रही है तो वैल्यू लिखा गया है। एक हाइड्रोजन का जो हैवी अभी बना है फिर से हाइड्रोजन के एटम से फिर क्या मिलके बन रहा है, ये आपका हीलियम बन रहा है। हीलियम वो भी 3 बना है। फिर देखो हीलियम जो 3 है, हीलियम जो 3 आपका है ये फिर से किसे अपने हीलियम से रिएक्ट करके, ये सन के अंदर यही प्रोसेस होती है। और जो हम लोग बोलते हैं कि सन की इतनी बिलियन लाइफ बची है, कैसे बची है, कैसे बताते हैं इसको। हाँ ये फ्यूल मतलब क्या हुआ, देखो अब ये लास्ट में ये फिर से क्या बना 1H1 + 1H1 और प्लस ये एनर्जी है, ये हर जगह एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, कुछ एनर्जी रिलीज हुई, कुछ यहाँ रिलीज हुई, कुछ रिलीज हुई। अब ये प्रोसेस देखो क्या हो रही है कि इस प्रोसेस में लास्ट में क्या बन के आया है, हीलियम 2, ये तुम्हारा इनर्ट गैस है, हाँ स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल, सबसे स्टेबल है मतलब। और फिर ये 2 में टूट गया, फिर से प्रोसेस शुरू हो गया। तो इस तरह का मतलब क्या हुआ कि अगर नेचर ने शुरू में सारे हाइड्रोजन आइटम 1-1 दिए थे तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये कन्वर्ट होकर धीरे धीरे हीलियम बन रहा है। इसलिए तुम लोग स्टार जो पढ़ते हो कि हाँ स्टार धीरे धीरे अपने फेजेस में जाते हैं, तो वो इसी तरह से होता है कि लास्ट में इसके सारे फ्यूल मान लो तो जितना भी सन का मास हमने कैलकुलेट किया है उससे तुमने इसके वॉल्यूम और सब से निकाल लिया कि कितना इसका, मान लो शुरू में सारे हाइड्रोजन थे, ठीक है। अब तुमने किसी रीजन से किसी भी मतलब किसी भी तरीके से आपने ये निकाल लिया कि अभी उसके अंदर कितना हीलियम बचा है, यानी कि अभी कितना फ्यूल इसके अंदर रिमेनिंग है। अब ये प्रोसेस से तुम्हारा कितने दिन तक ये चल सकता है। तो इस तरह तुम सन की तुमने लाइफ जो भी बिलियन निकाला गया है तो ये हमारा निकाला गया। जब खत्म हो जाएगी लाइफ तो ब्लैक होल में बन जाएगा, तो वही होता है ना, हाँ वो करता है, फिर वो एक्सपैंड करता है। पहले क्या करता है स्टार, क्या होता है ये फिर एक्सपैंड करता जाता है, बहुत बड़ा एक्सपैंड, हाँ सुपरनोवा कुछ है, ठीक है, बढ़ता जाता है धीरे धीरे। एक चीज़ ये होगी, ठीक है। हाँ हीट क्यों रिक्वायर्ड है कि जो फ्यूज़न प्रोसेस होता है इसमें देखो 2 न्यूक्लियस को तुम क्या करते हो, देखो इसमें क्या करते हो तुम, 2 न्यूक्लियस को फ्यूज़ करते हो। ये 2 न्यूक्लियस है, इसको पास ले आ रहे हो, एटम को नहीं न्यूक्लियस को पास ले आ रहे हो। और न्यूक्लियस को पास ला रहे हो यानी कि तुम्हें एक ऐसा फोर्स चाहिए जो, भाई न्यूक्लियर फोर्स के पहले इसके बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्योंकि न्यूक्लियस है तुम्हारा दोनों, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो इन दोनों पॉजिटिव को एकदम न्यूक्लियस लेवल फर्मी मीटर तक पास में लाने के लिए ऐसे तो नहीं आ जाएंगे भाई, एक फोर्स को तुम्हें लगाना पड़ेगा। तो इतनी इसको काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इसको बहुत ही हाई टेम्परेचर पे किया जाता है। टेम्परेचर भी कहीं लिखा है इसमें, ठीक है, 3000 या 4000 कुछ है, हाँ, इसीलिए इसको बोलते हैं थर्मो न्यूक्लियर फ्यूज़न, थर्मो न्यूक्लियर फ्यूज़न। क्योंकि ये शुरू में जानते हो ये इतनी एनर्जी देने के लिए आपको पहले इसको क्या करना पड़ता है, बहुत ही हीट करना पड़ता है। इसलिए जो भी बोला जाता है कि अर्थ पे जो भी हमने हाइड्रोजन बम बनाए हैं, तो हाइड्रोजन बम कैसे काम करता है, हाइड्रोजन बम में यही प्रोसेस होती है। लेकिन हाइड्रोजन लो चले गए लोग, सुनेंगे नहीं तुम लोग, अच्छा वीडियो। मैं ये बोल रहा था कि जैसे जो हम लोग जैसे जो भी मैन मेड जो बम बनाए गए हैं, तुम लोग हिरोशिमा वाला केस जानते हो, दैट वाज ए एटम बम,
एटम बम में तुम्हारा यूरेनियम का तुमने फिजन प्रोसेस किया। अब अभी हमने देखा कि इस प्रोसेस को होने के लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो। तो इतना टेम्परेचर तुम कोल बर्न करके या वुड बर्न करके या कुछ बर्न करके नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी बोला जाता है कुछ कंट्री के पास हाइड्रोजन बम बने हैं, तो मतलब उनके पास पहले बहुत ही कंट्रोल्ड तुम्हारा एटॉमिक बम है। उस एटॉमिक बम को तुम्हारा पहले वो एक्सप्लोड करते हैं, वो टेम्परेचर जनरेट होता है, फिर तुम्हारा ये अभी तुम लोग बीच में देख रहे हो कि चाइना ने एक वो बनाया है कि सन बनाया है, हाँ आर्टिफिशियल सन बनाया है, मून बना रहे हैं। हाँ कुछ ऐसे ही है, ठीक है। अब तुम सोचो आर्टिफिशियल सन कितना बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, क्योंकि कोई भी मटेरियल कांस्टेंट हीट। हाँ नहीं तुम मतलब प्रोड्यूस छोड़ो, पहले प्रोड्यूस तो बहुत दूर की चीज़ है, तुम होल्ड किस में करोगे ऐसा मेटल ही नहीं भाई। तुम सर वो आयरन हुआ, लेड हुआ, सब तो उड़ जाएंगे, वेपराइज कर देते वेपराइज कर जाएंगे। तो मिलियंस ऑफ डिग्रीज। तो इसके लिए सिरेमिक एक होती है ब्रांच होती है, सिरेमिक इंजीनियरिंग, बहुत कम जगह है, ठीक है। BHU में है और एक दो जगह और कहीं है। जो भी रॉकेट के अंदर, जैसे रॉकेट जब तुम्हारा एंटर कर रहा है तो वो मेटल नहीं हो सकता है, तो मेटल हैवी होता है, वो सिरेमिक्स होते हैं, ठीक है। सर वो जो अभी लॉन्च किया गया है नई सैटेलाइट जो वेब करके कुछ नाम उसका क्या रे वो जो उसे रिप्लेस करेगा? टेलीस्कोप तो कहने का मतलब नहीं वो तो बनाए हैं कुछ, तो पता नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब आर्टिफिशियल सन भी अगर आपको बनाना है तो आपको इसके अंदर एक एटॉमिक बम का प्रोसेस, पहले उसका बम फोड़ना पड़ेगा, तब वो टेम्परेचर आएगा, फिर टेम्परेचर को कंटेन करना पड़ेगा, फिर उस कंटेन्ड इन्वायरमेंट में फिर तुम्हें ये फ्यूज़न प्रोसेस कराना पड़ेगा, और इसको एकदम कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। तो इट्स वेरी चैलेंजिंग थिंग। इट लुक्स वेरी इजी कि भैया 2 न्यूक्लियस मिला दिए फटाफट बन गया एनर्जी, लेकिन इट्स नॉट वेरी इजी, ठीक है। समझ में आ गया ये सबको?